हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महा मैराथन क्लास। पूरे 1 घंटे का वीडियो है। अगर आप 1 घंटे बैठकर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि अगर आप 1 घंटे के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका 100 में से 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अगर आपका भी टारगेट है कि 12th हिंदी में मैं 100 में से 97, 98 नंबर लेकर आऊं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के 5 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक होंगे, ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट मैंने रखा है 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो 10,000 लाइक पार कर देता है तो मैं आपके लिए एक और महा मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से होगी और आप हिंदी में 100 मार्क लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है। ये आपके 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। जो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है ये भी 10 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेगा। चौथा टॉपिक हमारा है जीवन परिचय, ठीक है। इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियों को पढ़ेंगे। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद में हमारा 5वां टॉपिक होगा पंचलाइट कहानी का सारांश, ठीक है। इसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। टोटल देखिए कितना नंबर, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 और 5, 40, ठीक है। टोटल आपका इस वीडियो को देखने के बाद 40 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पंचलाइट कहानी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जो मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इनमें से किसी क्वेश्चन को आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए और आप उसको भी मिस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, राजा भोज का सपना के लेखक हैं। यानी कि राजा भोज का सपना एक रचना है, इसके लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है किशोरी लाल गोस्वामी, खा है इंसा अल्लाह खां, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना जो इसके लेखक है वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है किसको? आधुनिक गद्य का जनक किसको माना जाता है? का है राम शंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर गा है डॉक्टर हरि प्रसाद द्विवेदी को, और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घा है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती के संपादक कौन है? का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा प्रेमचंद, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की?
ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदर दास। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता जो है इसके लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? का है गोकुलनाथ, खा है वल्लभाचार्य, गा है नाभादास, घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नाभादास। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ठीक है, का है कवि गंग, खा है जटमल, गा है पंडित दौलत राम, घा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, जटमल। ठीक है, गोरा बादल की कथा जो रचना है इसके लेखक जटमल जी हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? का है अज्ञेय, खा है यशपाल, गा है विष्णु प्रभाकर, घा है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? का ऑप्शन है गे, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तितली जो है इस उपन्यास, तितली एक उपन्यास है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तितली किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं उपन्यास। ठीक है, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है? का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है जीवनी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है रचना है ये एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, रानी केतकी की कहानी अगर रचना है इसके लेखक कौन है? का है सदा सुखलाल, खा है लल्लू लाल, गा है इंसा अल्लाह खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कल्प वृक्ष निबंध के लेखक हैं। देखिए 12th में आपके चैप्टर भी है, कल्प वृक्ष निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कल्प वृक्ष निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और आपके 12th में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर भी है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, वही मैंने अभी कहा कि आपकी 12th के हिंदी में चैप्टर भी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की आप जीवनी पढ़ लीजिए, उनकी सभी रचनाओं को पढ़ लीजिए। उन्हीं रचनाओं में से ये क्वेश्चन आपका आया है, जैसे कल्प वृक्ष दे दिया गया, इसके लेखक पूछ लिया गया, तो आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते हैं, लेकिन आपको जीवनी पढ़ लेना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? बताइए, राष्ट्र का स्वरूप तो अभी मैंने आपको बताया कौन है, ऑप्शन नंबर का राइट होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो 15 का वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपके हिंदी में चैप्टर भी है राष्ट्र का स्वरूप। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? का है मोहन राकेश, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है? का है डायरी, खा है गद्य गीत, गा है आत्मकथा, घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी कि आखिरी चट्टान जो रचना है ये किस विधा की रचना है? का है जीवनी की, खा है उपन्यास की, गा है यात्रावृत्त की, घा है निबंध की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, यात्रावृत्त की। आखिरी चट्टान जो है ये यात्रावृत्त की रचना है। तो 18 का गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? का है राहुल सांकृत्यायन, खा है विद्यानिवास मिश्र, गा है डॉक्टर नगेंद्र, घा है वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसके रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती के संपादक हैं, सरस्वती के संपादक कौन है? का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है अज्ञेय। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है श्याम सुंदर दास, घा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो आपका 21 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, घा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, गा है अज्ञेय ने, घा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है यशपाल, घा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है मोहन राकेश, घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो चैप्टर है राष्ट्र का शुरू, तो आप लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, क्योंकि उनकी किसी भी रचना को दिया जा सकता है और उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। जैसे पृथ्वी पुत्र का पूछा गया, आगे भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? का है सुमित्रानंद पंत, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? का है जगन्नाथ दास रत्नाकर, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी कि जो चिदम्बरा रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? का है मैथिली शरण गुप्त को, खा है सुमित्रानंदन पंत को, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय को, घा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, तो इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर का है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया? का है सन 1954 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1938 में, घा है सन 1936 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए तार में है ता औरा और 43 में भी ता औरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? का है देवसेन, खा है नरपत नाल, गा है विजय सेन सूरी, घा है जिनदत्त सूरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नरपत नाल। बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है। का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है इड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चिंता। ठीक है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। जो कबीरदास जी थे उनके गुरु का नाम क्या था। का है वल्लभाचार्य, खा है नरिहर दास, गा है रामानंद, घा है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नरिहर दास। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम नरिहर दास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है। का है कबीर की, खा है तुलसीदास की, गा है सूरदास की, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा सूरदास की। ठीक है, साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रूनकता नामक स्थान संबंधित है। जो रूनकता स्थान है ये किससे संबंधित है। का है जयशंकर प्रसाद से, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, गा है कबीर से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा सूरदास से। ठीक है, रूनकता जो है ये सूरदास जी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर घा सही होगा क्योंकि यहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, रसमंजरी के रचनाकार कौन है। रसमंजरी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। का है कुंभन दास, खा है अग्रदास, गा है नंददास, घा है हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा नंददास। ठीक है, रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस और बचे उनको भी देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनके बचपन का नाम क्या था। का है तुकाराम, खा है आत्माराम, गा है सीताराम, घा है राम बोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ राम बोला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूकर खेत नाम स्थान संबंधित है। सूकर खेत जो है ये स्थान किस कवि से संबंधित है, किससे संबंधित है। का है कबीरदास से, खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा तुलसीदास से। ठीक है, सूकर खेत जो है ये तुलसीदास जी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है। का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है सूरदास, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उर्वशी जो रचना है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, किस कवि को। का है भूषण, खा है केशवदास, गा है बिहारी लाल, घा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा केशवदास। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 12th हिंदी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, एक गद्यांश दिया रहेगा जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये गद्यांश कहां से कहां तक है। देखिए ये यहां से स्टार्ट है, राष्ट्र का तीसरा अंग। ठीक है, और यहां तक आपका है अंतर्निहित है। इतना गद्यांश आपको दे दिया गया। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। देखिए मैं गद्यांश को पढ़ देता हूं पहले। देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोक समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखिए इतना बड़ा गद्यांश है। इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसके लिए आपको 2 नंबर। देखिए जो ये गद्यांश दिया गया है आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है और इस पाठ का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। अगर आप लोग लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या की, यानी कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यानी कि जिन लाइनों के नीचे यहाँ पर रेखाएं दी गई हैं, जैसे ये आपका है, इसके नीचे रेखाएं आपको येलो कलर की दिख रही हैं, इनका सिर्फ आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अपनी भाषा में अच्छे से लिखना है।
उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर आपको देना है 2 नंबर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, इसी पैसेज से रिलेटेड होगा गद्यांश से, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है 2 नंबर, और राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है 2 नंबर। तो अगर आप पांचों क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये गद्यांश आपका दिया गया है, तो आप लोग जब सॉल्व करें तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप कीजिए क्या, आपको सबसे पहले जो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है, देखिए यहाँ पर गद्यांश का फर्स्ट वर्ड है राष्ट्र का, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र का, ठीक है। फिर आपको करना है बीच में डॉट डॉट ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इस गद्यांश का लास्ट वर्ड लिखना है, अंतर्निहित है, तो हम लिखेंगे अंतर्निहित है, ठीक है, अंतर्निहित है। अब ये मैंने लिखा क्यों, देखिए अगर आप लोग ये लिख देंगे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा एग्जामिनर को कि आपने इसी गद्यांश को सॉल्व किया, क्योंकि 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आपको सॉल्व सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट लिखकर डालेंगे संदर्भ, ठीक है, क्योंकि संदर्भ अगर आप लिख लेंगे तो आपका उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ जाएगा। तो हमने हेडिंग डाला संदर्भ, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम ये है, लेखक का नाम ये है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका गद्यांश है ये किस पाठ से है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो हम लोग इसका गद्यांश लिखते, इसका संदर्भ लिखते हैं। तो देखिए इसका संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग में, बताइए हिंदी का कौन सा भाग है, ये है गद्य भाग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे गद्य भाग, ठीक है, में संकलित, में संकलित एवं भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता, के अध्येता। देखिए आप लोग डायरेक्टली आप लिख सकते थे गद्य भाग में संकलित, ठीक है, फिर लेखक का नाम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। तो अध्येता, अब आपको लिखना है लेखक का नाम, तो लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो हम लोग लिखेंगे इसको राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं क्योंकि आपको जो चैप्टर का नाम और लेखक का नाम लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से अवतरित है। अब मान लीजिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई गद्यांश दे दिया गया, आपको संदर्भ लिखना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर गद्य भाग में संकलित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको सब चीजें सेम रखनी है, सिर्फ आपको जो नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम है वो चेंज कर देना है। यहाँ पर मैंने भारतीय संस्कृत के अध्येता लिखा है, इसको भी आपको हटा देना है क्योंकि ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए लगाया गया है। उनके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए आप कोई दूसरा लिखेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आपको ये पैटर्न ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो 2 मार्क है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें मैंने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दिया और क्वेश्चन में था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपकी ये यहाँ से लेकर देखिए बिना से जो स्टार्ट है संभव है, यहाँ तक आपकी लाइनें दिख रही है येलो कलर की, सिर्फ इतने का आपको व्याख्या लिखना है अपनी भाषा में अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो इतने का आपको व्याख्या लिखना है, तो मैं अपनी भाषा में लिखकर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए उसी से रिलेटेड आपको लिखना है सेम, लेकिन अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए,
आपको लिखना है वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी को पता है कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जो हमारा मस्तिष्क है उसी से हमारा शरीर का नियंत्रण और संचालन होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क में रहित धड़ को व्यक्त नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे बिना मस्तिष्क के हमारा जीवन संभव नहीं है, हमारे मस्तिष्क की कल्पना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से जो संस्कृति है उसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्ध निहित है। तो ये आपका 2 मार्क यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आपको इसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है पैसेज का कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है इसमें भूमि और जन के साथ साथ और किस चीज का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहां पर हम लोग इसका आंसर लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए राष्ट्र के समग्र, ठीक है, राष्ट्र के समग्र, ठीक है, रूप में भूमि और जन के साथ साथ जो संस्कृति है हमारी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मैंने आपको पैसेज में बताया कि जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, वो भूमि और जन से मिलकर बना है। तो भूमि और जन के साथ साथ जो जन की संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन के साथ साथ जन की संस्कृति, ठीक है, का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि राष्ट्र के रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो हमारा राष्ट्र है उसमें भूमि और जन के साथ साथ हमारे जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। ठीक है, यानी कि जो हमारा संस्कृति है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो क्वेश्चन आपका तीसरा था, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए इसमें दिया गया था, यहाँ पर देखिए राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए यही मैंने आंसर में लिखा है, तो जो आपका आंसर है वो इसी गद्यांश में छिपा रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो चौथा हमारा है उसमें है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यहीं पर हम इसका आंसर लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ, ठीक है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था, देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका क्या था कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस आपका ये भी क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, 2 नंबर इसके लिए भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा लास्ट बचता है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। जो हमारा राष्ट्र है इसकी वृद्धि कैसे संभव है। तो देखिए मैंने ऊपर इस पैसेज में आपका ये आंसर छिपा हुआ है, देखिए
यहाँ पर ध्यान से देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो हम लोग यहाँ पर 5वें का आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संस्कृति के विकास। सब कुछ आंसर आपका गद्यांश में ही दिया रहेगा, आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना है, संदर्भ लिखना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से दे लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। तो संस्कृति के विकास और अभ्युदय ठीक है के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, तो देखिए संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है, तो 2 नंबर। तो यानी कि मैंने आपको टोटल एक गद्यांश बताया, उसके 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, एक क्वेश्चन 2 नंबर, आपका 10 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका जो पद्यांश है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे। देखिए ये जो मैंने जो ये इस वीडियो में लिया है ये, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऐसे रहेगा। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, नीचे भी है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये आपका पद्यांश है, जो कि किस चैप्टर का है बताइए, आप लोग को पता चल चुका होगा, ये है पवन दूती का चैप्टर का। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसे लिखा है। तो देखिए ये आपका ऐसे रहेगा, पद्यांश दे दिया गया। अब ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फर्स्ट है इसी पद्यांश से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन है, इन 4 लाइनों के नीचे देखिए आपको रेखाएं ग्रीन कलर की मिल रही हैं, सिर्फ इतने का आपको हिंदी व्याख्या लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा है इसी पैसेज से रिलेटेड कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। इसका आंसर भी आपको इसी पद्यांश में अभी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। चौथा देखिए, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। चौथा है कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे इसी पद्यांश रिलेटेड, और 5 क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे। ठीक है, पहले हिंदी थोड़ा सा समझिए। यहां पर जो है राधा जी कहती हैं कि अगर कोई महिला, ठीक है, पथ पर जा रही है, लज्जाशील है, वो कहीं आपको दिखाई देती है, किससे कहती है, पवन से कहती है। होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, उसके जो वस्त्र हैं उसको तुम, यानी कि उनका कहना है, ठीक है, कि इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उजड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं। यानी कि जो राधा जी हैं वो कहती हैं कि यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, ठीक है, होने देना विकृत वसना को तो ना तू सुंदरी को, तो इतने वेग से मत बहना, क्योंकि वो हवा है, तो इतनी तेज मत चलना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए। ठीक है, और उसका शरीर उघड़ जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यानी कि कहा जा रहा है यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना। ठीक है, देखिए जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, यानी कि थोड़ी सी भी वो थकी हो तो उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकान को मिटा देना। आगे देखिए, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, अर्थात क्या कहा जा रहा है, जिससे कि उसके सूखे होठ, देखिए कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके सूखे ओठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके, इस तरह उसके साथ व्यवहार करना। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। तो इन्हीं का आपको व्याख्या लिखना है। नीचे भी है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि कोई किसान अगर आपको खेत में दिखता है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसके पास जाना और उसकी थकावट को धीरे धीरे मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यानी कि तब धूप होगी तो तू, जो बादल जा रहे हैं
ठीक है, आसमान में उसको लाना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसको छाया द्वारा उसको आराम दिलाना, ठीक है, यानी कि उसको छाया देना, ठीक है, समझ में आया, उसके छाया देकर उसे प्रसन्न करना। अब देखिए इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, जो कि हम वीडियो में अभी एक एक का आंसर लिखेंगे, 5 का आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका पैसेज है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 पैसेज रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे आपका देखिए यहाँ पर जो पद्यांश है, पहले है लज्जाशील, लास्ट में है भूतांगना को, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लज्जाशील, ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे हम ऐसे डॉट डॉट करके भूतांगना को, भूतांगना को, ठीक है। इससे होगा क्या, क्योंकि 2 पैसेज रहेंगे, 2 पद्यांश रहेगा, आपको एक करना होगा, तो ये तो पता चले एग्जामिनर को कि आपने कौन सा पद्यांश किया है, तो ये ऐसे लिख देंगे तो आप एग्जामिनर समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, तो हम लोग संदर्भ के रूप में लिखते हैं, ठीक है, सभी को पता है संदर्भ में आपके कवि और लेखक शीर्षक का नाम आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद या पद्यांश, ठीक है, पद या पद्यांश लिख दीजिए, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, अब किसने लिखा है इसको, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, काले पेन से इसको लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, फिर लिखेंगे हरिऔध, ठीक है, हरिऔध। द्वारा रचित, अब ये कौन सा शीर्षक है बताइए, प्रिय प्रवास से। देखिए जो पवन दूतिका है, ये प्रिय प्रवास का एक छोटा सा भाग है, ठीक है, प्रिय प्रवास, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रिय प्रवास, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक से, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा आप लोग राइटिंग से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन सा भाग है, हिंदी का कौन सा भाग है, ये पद्य भाग है, तो उसको लिखेंगे हम ब्लैक से पद्य भाग, ठीक है, में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, जो शीर्षक का नाम है वो है पवन दूतिका, ठीक है, पवन दूतिका, तो ऐसे हम लोग लिख देंगे पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, या आप लिख सकते हैं शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, या लिया गया है, अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ। देखिए प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, देखिए यहाँ पर हमने कवि का नाम लिख दिया, ठीक है, हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है लिखना, एक कवि का नाम और एक किसका नाम, चैप्टर का नाम, यानी कि शीर्षक का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा कवि है, कोई दूसरा आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो आप पैटर्न ऐसे रखिएगा, सिर्फ नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका रेखांकित अंश है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी तरमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। सिर्फ इतना आपको इतने का लिखना है संदर्भ फॉर व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं राधा जी, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उघड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, क्योंकि वो वायु है, ठीक है, चारों ओर से घेर कर जो है उसकी थकान मिटा सकती है। आगे देखिए, जिससे कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। तो ये राधा जी कहती हैं, ठीक है, अगर कोई लाजवंती स्त्री आपको दिखाई देती है तो आप इस तरह का व्यवहार उसके साथ
करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह लिख देते हैं तो 2 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करके भी आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई जो नहीं सेम टू सेम वर्ड लिखे, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब लिखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो लिखिए इसका आंसर, मैंने भी हिंदी में बताया है, राधा पवन दूतिका से। ठीक है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ, ठीक है, परोपकार, पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार, ठीक है, का व्यवहार करने को कहती हैं, करने को कहती हैं। ठीक है, कहती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं, यानी कि उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा। बस इतना ही लिख दीजिए, आपका यहाँ पर भी 2 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर चौथा देखिए क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो सिंपल है, किसके द्वारा बताइए। राधा जी ने जब पवन दूतिका को उन्होंने कहा था कि आप मेघ द्वारा, ठीक है, बादलों द्वारा छाया करने को यहाँ पर कहा गया, तो किसके के स्थान पर आपको बादल लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर आप लोग अच्छे से हिंदी निकाल लेंगे तो आप आसानी से आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये चौथा है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये चौथा है। तो लिखेंगे राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री का मतलब स्त्री जो कि किसान है, ठीक है, तो यहां पर का लिख दीजिए कृषक, ठीक है, स्त्री के ऊपर, के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं इसे, ठीक है, के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, छाया करने को कहा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो मेघ द्वारा। ठीक है, राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। तो सिंपली आप लोग लिखिए, सिंपल है, ठीक है, लिखिए कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास, ठीक है, तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसे आपका पद्यांश रहेगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग चैप्टर्स के जो पद्यांश हैं, ठीक है, उनको आप लोग पढ़ लीजिए, उनका हिंदी निकाल लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से लिख देंगे, क्योंकि संदर्भ लिखना आपको पता चल गया होगा। अब उसके बाद में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो उसमें आपको जो रेखाएं दी गई हैं उसकी व्याख्या करनी होगी जिनके नीचे, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो उसी पैसेज से रिलेटेड, यानी कि उसी पद्यांश से रिलेटेड होंगे। हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th हिंदी में हम साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, क्योंकि 12th हिंदी में साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको जिस तरह बताऊंगा आपको ऐसे ही जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, यानी कि 12th हिंदी में
कवियों में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो यहां पर आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस तरह लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। साहित्यिक परिचय में हमें क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि पेपर देने से पहले आपको ये जीवन परिचय जरूर याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, महादेवी वर्मा जी का जब आप जीवन परिचय लिखें तो एक छोटा सा हेडिंग डालें आप जीवन परिचय। ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय में आपको उनका जन्म, उनके पिता का नाम, ये सब आपको उनकी मृत्यु बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, तब उनकी कृतियों को लिखना है। ठीक है, तो चाहे आपसे साहित्यिक परिचय ही पूछा गया हो, लेकिन एक छोटा सा हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय सबसे पहले। ठीक है, किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का आप लिख रहे हैं तो आपको जीवन परिचय जरूर लिखना है थोड़ा सा। तो देखिए, इसमें मैंने लिखा है महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कि सबसे पहले आपको यह बताना है कि उनका जन्म कहां हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहां हुआ था, फर्रुखाबाद के, ठीक है, एक शिक्षित कायस्थ परिवार में, यानी कि जो उनका परिवार था वो एजुकेटेड था, शिक्षित था। और कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना कि इनका जन्म कहां हुआ था, ये आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद में देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी कि इनके पिताजी जो गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे वो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। ठीक है, यानी कि प्रधानाचार्य थे। और इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है, यानी कि जो इनकी माता जी थी वो एक विदुषी धार्मिक महिला थी, वो विद्वान थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। फिर आपको लिखना है इनकी मृत्यु कब हुई, तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो यहां पर जीवन परिचय में आपको इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम और इनकी मृत्यु को लिखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको जरूर लिखना है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, यानी कि वो प्रिंसिपल थे। ठीक है, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी महिला थी, एवं नाना जो है इनके थे वो ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। और इनकी मृत्यु जो हुई वो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका, इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको जीवन परिचय छोटा सा लिख देना है। उसके बाद में जो मेन पॉइंट आपका आता है, जो आपसे पूछा जाता है, वो है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है कि जो महादेवी वर्मा थी उनकी रुचि कहां थी, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, यानी कि साहित्य में उनका किस प्रकार का परिचय है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य है। तो देखिए, यहां पर क्या लिखना है आपको, जैसे देखिए, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी कि महादेवी वर्मा जी जो थी ये साहित्य और संगीत के अलावा, देखिए हिंदी साहित्य में तो इन्होंने बहुत सी रचनाएं दी हिंदी काव्य में, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ये चित्रकला में रुचि रखती थी। यानी कि इनका इंटरेस्ट जो था वो आर्ट में भी था, चित्रकला में भी था। ठीक है, आगे देखिए इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले किस रचना पर, तो देखिए इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी कि जो साहित्य सेवाएं इन्होंने की, जो रचनाएं इन्होंने दी, उसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ठीक है, आगे भी इन्हें कुछ और भी पुरस्कार मिले, उसको देखते हैं। तो देखिए, इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि इनकी एक और रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है वो यामा। ठीक है, इस पर जो है महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें मॉडर्न एज की मीरा भी कहा जाता है, ये इनका एक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके आ सकता है हिंदी साहित्य के कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन में महादेवी वर्मा रहेगा, तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहां पर बनकर आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया यामा किसकी रचना है, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा। ठीक है, वहां पर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। देखिए, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, यानी कि जो इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं उसमें जो है वेदना की प्रधानता है। तो साहित्यिक परिचय में मैंने आपको बताया क्या क्या लिखना है। साहित्यिक परिचय में आपको
इनके जो इंटरेस्ट है कहां था उसको लिखना है, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो मैंने बताया कि महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, ठीक है। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि जो यामा इनकी रचना थी, बहुत ही फेमस रचना है, उस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। तो ये यहां पर इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय आपने लिख दिया, अब आपको लिखना है कृतियां, ठीक है। इतना आपको लिखना होगा। तो कृतियों में जो इनकी रचनाएं हैं, कृतियां का मतलब रचनाएं, ठीक है। तो कृतियां जो है इनकी, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी कृति है? जैसे देखिए, मेनली इन्होंने काव्य जो है, काव्य में इन्होंने काम किया है, ठीक है। काव्य रचनाएं इन्होंने ज्यादातर की हैं। तो काव्य में इनकी कौन कौन सी रचना है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो काव्य में इनकी जो रचना है वो है निहार, निहार, ठीक है, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, ठीक है, नीरजा, सांध्य गीत, सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत, ये सब इनकी बहुत ही फेमस रचना है, काव्य रचना है, ठीक है। उसके बाद में दीप शिखा भी इनकी काव्य रचना है, दीप शिखा। और एक रचना है इनकी यामा, जो सबसे फेमस रचना है यामा, ठीक है। तो ये इतनी रचनाएं इन्होंने काव्य में इतनी रचनाएं की हैं, यानी कि महादेवी वर्मा जी की जो काव्य रचनाएं है वो कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा, ठीक है। अब बात करते हैं हम गद्य रचनाएं की, यानी कि गद्य में भी इन्होंने कुछ रचनाएं की। तो ये जो मैं आप ग्रीन यहां पर पेन और स्केच यूज कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको ब्लैक एंड ब्लू का यूज करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो देखिए गद्य रचनाएं यहां पर कौन कौन सी है इनकी, तो उसको भी देखते हैं। तो देखिए गद्य रचनाओं में इनके जैसे अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र, ठीक है। उसके बाद में है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। उसके बाद में श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां। तो ये सब इनकी गद्य रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपको रचनाएं जरूर से जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो उसमें पूछ लिया गया कि निहार किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है। तो आप जानते होंगे, अगर आपने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी कृतियां पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब जो है इन्हीं की रचना है। तो काव्य और गद्य रचनाएं मैंने आपको बताया, तो ये सब कृतियां हैं इनकी, जो रचनाएं हैं वो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट में आपको लिख देना है साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका स्थान कैसा। तो देखिए निष्कर्ष रूप में महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको साहित्य में स्थान लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखते समय थोड़ा सा जीवन परिचय हेडिंग डालना है, उसमें इनके जीवन, इनका जन्म और इनकी मृत्यु को लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय डालना है। साहित्यिक परिचय में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट जो जिसमें है, उसके बाद में इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, इनके काव्य में किसकी प्रधानता है, तो ये सब आपको लिखना है। फिर इनकी कृतियों में इनकी कृतियां लिखनी है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की। साहित्य में स्थान थोड़ा सा हेडिंग डाल देना है। तो किसी भी कवि या जीवन परिचय, कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिखे तो आपको यही सब हेडिंग डालने हैं, ठीक है। बस उनका जन्म, जन्म स्थान और उनकी मृत्यु, ये सब डेट अलग अलग होंगे, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। बाकी जो रचनाएं हैं ये सब अलग अलग होंगी, लेकिन जो हेडिंग मैंने आपको बताया, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां और साहित्य में स्थान, ये सब हेडिंग आपको सभी में डालना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यहां पर अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, यानी कि 5 में से 5 नंबर आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी कि पंचलाइट कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, आपको पता है। तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप जिस तरह से मैं बताऊंगा, अगर उस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक हर साल पूछा जाता है, तो पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कहानी तो जाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे और आपका 5 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। नंबर 1 है गोधन, जो कि इस कहानी का नायक है या हीरो आप बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है मुनरी, जो कि इस कहानी की हीरोइन आप कह सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 है गुलरी काकी, ठीक है, जो कि मुनरी की मां है, यानी कि इनकी मां का नाम है गुलरी काकी, जो कि विलन का कार्य समझ लीजिए कर रही है, ठीक है। तो गोधन,
मुनरी और गुलरिका की, इन तीनों किरदार पर ये कहानी डिपेंड है। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखिए, यहां से कहानी स्टार्ट होती है, मैंने लिख रखा है, आपको सिर्फ समझना है, कहानी सिर्फ आपको समझनी है। अगर आप कहानी समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है। जैसे आप लोग कहानी बहुत सारी सुनी होंगे, तो देखिए क्या है, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है, यानी कि पंचलाइट जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। यहां पर शॉर्ट में लिखा गया है रेणु, ठीक है। अब देखिए कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, यानी कि इस कहानी में रेणु जी ने बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, यानी कि बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में उन्होंने इस कहानी में बताया है, ठीक है। पंचलाइट क्या है, पंचलाइट एक, जैसे आप लोग लालटेन जानते होंगे, ठीक है, वही पंचलाइट है, यानी कि पंचलाइट की मैं इमेज बगल में आप देख सकते हैं, यहां पर ये पंचलाइट है, ठीक है। तो पंचलाइट जो है ये उसी पर कहानी डिपेंड है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, पंचलाइट महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि बिहार के एक पिछड़ा गांव है जिसमें महतो टोली है, इसमें अशिक्षित लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, ठीक है। तो पंचलाइट जो है इसे लोग पेट्रोमैक्स भी कहते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी कि पेट्रोमैक्स उन्होंने खरीदा, जिसे वे पंचलाइट बोलते हैं, यानी कि इसी पेट्रोमैक्स को वो पंचलाइट बोलते हैं, ठीक है। हम सबकी भाषा में जो है लालटेन बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जिसे वे पंचलाइट बोलते हैं, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, यानी कि देखिए बहुत पिछड़ा गांव है, और पिछड़ा गांव है तो पंचलाइट जो है उनके लिए बहुत सम्मान की चीज है, ठीक है। तो ये लोग जो है पंचलाइट को एक बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। जैसे आज हम लोग अगर गाड़ी ले आए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो हम लोग सम्मान की चीज समझते हैं, वैसे ये लोग पिछड़े हैं तो ये लोग पंचलाइट को ही सम्मान की चीज समझते हैं, ठीक है। अब देखिए पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि जब पंचलाइट रामनवमी के मेले से लाया जाता है तो वहां क्या होता है, उस टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि ये है क्या, ठीक है, और इसको जलाएं कैसे। तो देखिए सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। तो देखिए पंचलाइट ही आया है, ठीक है, सिर्फ पंचलाइट, और उसके लिए इतना बड़ा यहां पर पूजा पाठ करवाया जा रहा है, भजन कीर्तन करवाया जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक पंचलाइट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पिछड़ा है ये टोली, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, पंचलाइट जब आता है तो सरदार जो है उस गांव के, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, यानी कि इस पंचलाइट को जलाने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, ठीक है। आगे देखिए सभी उत्साहित हैं, यानी कि सभी लोग जो हैं बहुत खुश हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। देखिए खुश तो हैं, लेकिन वहां के सीधे साधे लोगों को पंचलाइट जलाना भी नहीं आता, यानी कि वो पंचलाइट जला नहीं पाते हैं, सिर्फ खरीद कर ले आए हैं। अभी देखिए कौन जलाएगा, तो देखिए इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, देखिए गोधन जो कि इसका हीरो मैं आपको बता रहा था, तो गोधन नाम का एक युवक है, ठीक है। अब दिक्कत यह होती है कि वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, यानी कि गांव की जो हीरोइन है मुनरी, उससे जो है गोधन प्रेम करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब गोधन प्रेम करता था तो वो क्या करता था, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, यानी कि गोधन जो था उस टोली में एक नवयुवक था, ठीक है, जिसका नाम गोधन था। तो क्या हुआ, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था, यानी कि वो गांव की जो एक युवती थी, एक लड़की थी मुनरी, उससे गोधन बहुत प्रेम करता था। और क्या होता था कि जब वह मुनरी के घर से जाता था, मुनरी की मां का नाम जो था वो था गुलरिका की, ठीक है। तो मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, यानी कि गोधन जो है वो मुनरी के घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसके लिए मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी थी, यानी कि पंचायत से उन्होंने शिकायत कर दी, ठीक है, कि ये जो है मुनरी पर लाइन मारता है, यानी कि उसके घर के सामने से जो है गाना गाकर निकलता है, ठीक है। तो ये सब तो आजकल आम बात है, लेकिन ऐसी चीजें, ठीक है, ये सब पहले पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं इसको बहुत बुरा समझते थे। तो आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था, यानी कि जब उन्हें पता लगा, जब मुनरी की मां ने
पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन जो है उसके घर से गाना गा घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो क्या हुआ, जो पंच थे उन्होंने गोधन को जाति से निकाल रखा था, उन्होंने अपने गांव से ही उसे निकाल दिया था। लेकिन क्या हुआ, देखिए मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। देखिए उस गांव में कोई भी ऐसा युवक नहीं है, कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो पंचलाइट जला सके, लेकिन एक ही ऐसा था जो कि गोधन था जो पंचलाइट जला सकता था। लेकिन गोधन को तो पंचों ने गांव से बाहर निकाल दिया था। अभी देखिए गोधन को वापस लाया जाएगा। देखिए अब वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, यानी कि जो मुनरी है वो भी गोधन से प्रेम करती थी, तो मुनरी जो है इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच क्या करें, वो अगर गोधन को अपने जात में वापस नहीं लेते हैं तो दूसरे गांव वाले मजा लेंगे कि पंचलाइट लेकर आए और उसको जला भी नहीं पाए, ठीक है, तो ये लोग मजा लेंगे। तो गोधन को उन्हें बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने गांव की इज्जत भी बचानी है, ठीक है। तो आगे देखिए पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी कि जो पंच हैं वो गोधन को पुनः अपनी जाति में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह पंचलाइट को जला देता है, ठीक है। वह जब पंचलाइट को जला देता है तो गोधन को पंच जो है अपने गांव में वापस बुला लेते हैं और उन्हें पुनः जाति में ले लेते हैं, क्योंकि वो पंचलाइट जला देता है। इससे उसकी गांव की इज्जत बच जाती है और इसीलिए वे जो है गोधन को अपनी जाति में ले लेते हैं। आगे देखिए मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जिस महिला ने, मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी, उसी की मां जो है वही जो है अब क्या करती है, गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है, यानी कि उनको डिनर का इनविटेशन देती है, डिनर के लिए उनको बुलाती है, ठीक है। गोधन को क्यों बुलाती है? क्योंकि उसके गांव का सम्मान गोधन ने रख लिया, गोधन दानकार था, उसने पंचलाइट जला दिया, तो उसी के खुशी में गोधन को शाम के भोजन का भी निमंत्रण देती है। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि पंच जो है बहुत खुश थे क्योंकि उसके गांव में पंचलाइट को जलाया था गोधन ने, ठीक है। तो वो भी बहुत उत्साहित थे, बहुत खुशी के साथ वो कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि मुनरी की अगर घर के सामने से गाना गाते हुए भी निकलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी कि खूब गाओ तुम सलीमा का गाना, ठीक है। आगे देखिए पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी कि जब पंचलाइट को गोधन जला देता है तो पंचलाइट की रोशनी में, ठीक है, उसके जो है लाइट में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर सब कुछ सही हो जाता है, जो गोधन है उसको पुनः जाति में ले लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कहानी का कथानक सजीव है, यानी कि कहानी जो है ये सजीव है, ये वास्तव में हुआ है, ठीक है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। यानी कि जो सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं उनकी संवेदनाओं को बाड़ी देने में रेणु जी जो है समर्थ रहे हैं। उनकी संवेदनाओं को बाड़ी देने में के लिए उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, उन्होंने लिखा इसको। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है और इस कहानी में जो है बिहार के एक पिछड़े गांव के आंचलिक जीवन की सजीव झांकी यहां पर प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो था वहां पर एक महतो टोली थी, ठीक है, जिसमें वो पंचलाइट लाया गया रामनवमी के मेले में। उसके बाद में गोधन था, ठीक है, फिर उस गोधन को क्या हुआ कि उसको जाति से निकाल रखा था क्योंकि गोधन मुनरी से प्रेम करता था और मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर दी थी कि गोधन उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है और पंचों ने क्या किया, गोधन को अपनी जात से निकाल दिया। लेकिन सिर्फ गोधन ही एक ऐसा युवक था जिसको पंचलाइट जलाना आता था, यानी कि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जला सकता था। अब क्या हुआ, मुनरी ने किसी तरह इस बात को पंचों तक पहुंचाई और पंचों ने अपनी गांव के इज्जत को बचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें जो है गोधन को अपनी जाति में लेना पड़ा, यानी कि अपने गांव पुनः वापस बुलाना पड़ा। और वो खुश होकर जो है मुनरी की मां ने गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दिया और उसके बाद में पंच भी उत्साहित होकर उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा साथ खून माफ, गोधन से कह दिया कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इस प्रकार से पंचलाइट जब जली तो उसकी रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरी कहानी लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने आपको बताया। अगर आप लोग पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बहादुर कहानी पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो